हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। तो लास्ट की जो क्लासेस थी वो थी हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़, और कुछ दिनों पहले ही हमने जो स्टार्ट किया था वो फिज़िकल ज्योग्राफी। तो फिज़िकल ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया। आज जो है हम उसके अगले चैप्टर को लेके आए। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, और लेकिन इसे हमें काफ़ी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और इसे समझने से काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये इसके क्वेश्चंस बहुत डीप में नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी महाद्वीपों का विस्थापन, जो हमारे महाद्वीप हैं उनका विस्थापन कैसे हुआ, वो पहले किस स्ट्रक्चर में थे, अभी उनके स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव आए, यानी कि उनमें क्या संरचनात्मक बदलाव आए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इस थ्योरी को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया किसने? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जो दिया है वो है अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर। तो इन्होंने कब दिया? इन्होंने दिया 1912 में ये थ्योरी दिया। और उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो अभी का जो हमारे वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व का जो स्ट्रक्चर है, जो विश्व की संरचना है, वो अभी जैसी है वो काफ़ी टाइम पहले वैसी नहीं थी। तो क्या होता है, जब कार्बोनिफेरस युग था तो उस समय जो था कि पूरा लैंड भाग, पूरा जो थल भाग एक था और पूरा जल भाग एक था। यानी कि इस तरीके से अभी का जो वर्ल्ड है हम कुछ इस तरह से देखते हैं। तो अभी कुछ इस तरह से देखते हैं, अभी भी इसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये भी कुछ समय पहले का है, तो अभी इसमें और भी काफ़ी बदलाव आए हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इसके थ्रू हम समझेंगे। इसी वजह से ये अभी रिसेंट की वर्ल्ड मैप नहीं होके ये कुछ समय पहले का मैप है। तो इसमें जो वर्ल्ड मैप है वो आपको क्लियरिफाई नहीं होगा, बहुत क्लियर नहीं पता चल रहा होगा, ये आपको मैप थोड़े गलत लग रहा होगा, क्योंकि ये अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ताकि आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। तो इसलिए ये अभी का मैप ना हो के कुछ समय पहले, काफ़ी टाइम पहले का ये जो मैप है, ताकि आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो फॉर्मेट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है, कार्बोनिफेरस एज में क्या होता है, जो पूरा लैंड पार्ट था, पूरा यानी कि थल भाग था, वो एक था। उसके बाद इसको पूरा जल भाग घेरे हुए था। ठीक है, तो पूरा ये थल भाग एक है, यानी कि इस तरीके का जो हम वर्ल्ड मैप देखते हैं कि यूरोप अलग है, एशिया अलग है, आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब सारी चीज़ें, ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स है, ये जो सारे महाद्वीप है, वो सारे अलग अलग जगहों पे हैं, और बीच बीच में इनके समुद्र है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कार्बोनिफेरस एज में नहीं था। तो उसका टाइम क्या स्ट्रक्चर था, तो जितना भी ये सारे जो लैंड भाग है, जो सारा थल भाग है, वो एक था, इस प्रकार से था। और वो घिरा किससे था? चारों तरफ महासागर से, यानी कि जल भाग से घिरा हुआ था। तो अब इन सब चीज़ों को कहते क्या थे? तो जो थल भाग था उसको हम पेंजिया बोलते थे, थल भाग को। वो चारों ओर जिस जल भाग से घिरे हुए था, यानी कि जल चारों तरफ जो जल भाग से ये घिरे हुए था, तो इस जल भाग को अभी जो महासागर में परिवर्तित हो गया, इस प्रकार से प्रशांत महासागर, अटलांटिक हिंद महासागर। तो ये जल भाग जो था पूरे थल भाग को घेरे हुए था, और इस जल भाग को हम बोलते हैं पेंथिलासा। पेंथिलासा। तो कार्बोनिफेरस युग में इस तरह का स्ट्रक्चर था। जो वर्ल्ड मैप हम ये देख रहे हैं वो ये इस तरह का स्ट्रक्चर ना हो के इस तरह का स्ट्रक्चर था। तो जो है फिर क्या होता है कि इसके बीचों बीच एक समुद्र था, जिसे हम तेथिस सागर बोलते हैं। इसके बारे में हमने रफली डिस्कस किया था, जो इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय का जो उत्थान था, हिमालय पर्वत का निर्माण के बारे में हमने जो पढ़ा था, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये चीज़ें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मेन पार्ट है, ये चीज़ें समझनी काफ़ी ज़रूरी है। तो तेथिस सागर था। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, तेथिस सागर जो है वो लैंड पार्ट को यानी कि थल भाग को, स्थल भाग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
एक आपका उत्तरी भाग, एक दक्षिणी भाग, नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट। तो जो उत्तरी भाग है, तेथिस सागर का जो उत्तरी भाग है वो हमारा कहलाता था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को एक और नाम से जाना जाता था, वो है लॉरेशिया। इस तरीके का वही हमारा जो सदर्न पार्ट है, यानी कि ये दक्षिणतम भाग, तेथिस सागर के जो दक्षिण में स्थित थल भाग है, तो उस थल भाग को हम क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर था वो था कि जो पूरा थल भाग का पूरा जो क्षेत्र है वो हमारा पेंजिया कहलाता था। उसको जो जल भाग घेरे हुए था चारों ओर से, जो अभी महासागर के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो उस जल भाग को हम पेंथिलासा बोलते थे। अब जो थल भाग है उसके बीचों बीच से एक समुद्र पार होती थी, तो उस समुद्र का नाम क्या था, तेथिस सागर। और तेथिस सागर जो है वो पूरे थल भाग को 2 पार्ट्स में, 2 भागों में डिवाइड कर रहा था, एक नॉर्थ उत्तरी भाग और एक साउथ दक्षिणी भाग। तो जो नॉर्थ भाग है वो हमारा अंगारा लैंड कहलाता था, जो दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड। और इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर था। तो अब क्या हो गया, लास्ट की क्लासेस में हमने कुछ बताया था आपको, जो मेंटल है, हमारे जो अर्थ का मेंटल है, तो मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल और एक निचली मेंटल। तो अपर मेंटल में ना एस्थेनोस्फेयर था, तो एस्थेनोस्फेयर का क्या तात्पर्य, क्योंकि और उसके अलावा क्या था कि जो हमारा भूकंप आता है, तो भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी आता है, तो ज्वालामुखी जो आता है, तो ज्वालामुखी को मैग्मा कौन देता है, तो मैग्मा जो है वो देता है हमारा वही ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल जिसको बोलते हैं। तो अपर मेंटल को ही हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। और क्या होता है, वहीं पे जो प्लेटें हैं वो तैरती रहती हैं थल भाग के नीचे। तो प्लेटें जब तैरती रहती है तो हर साल वो क्या होता है, वो खिसकती है धीरे धीरे। तो ये प्लेटें हर साल लगभग काफ़ी कम वो पता नहीं चलता है, तो वो प्लेटें जो है लगभग हर साल अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर वो खिसकती है। तो 7 बड़ी प्लेटें हैं, मुख्यतः 7 बड़ी प्लेटें हैं जो एस्थेनोस्फेयर में, 7 बड़ी प्लेटें और बहुत सारी छोटी प्लेटें हैं जो हमारे थल भाग के नीचे। तो वो प्लेटें आपस में कभी कभी हर साल वो थोड़ी थोड़ी खिसकती है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर वो खिसकेगी तो अब जो हमारा थल भाग है वो भी खिसकेगा ना, ऊपर का जो थल भाग है वो भी खिसकेगा। उसके बाद और भी कोई रीज़न है, गुरुत्वीय बल है, ज्वारीय बल है, जो टाइडल इफेक्ट्स है समुद्र में, और भी प्लवनशीलता। तो ये सारे कारण हैं, ये सारे रीज़न हैं कि ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये अलग होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे अलग हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो तेथिस सागर है, तेथिस सागर में भी क्या होता है, मलबे इसके ऊपर जमा होने लगते हैं प्लेटों के खिसकने से। तो मलबे जमा होने लगते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर्वत का उत्थान हो जाता है। कौन कौन से पर्वत, अल्पाइन पर्वत, हिमालय जो हमारा है, तो ये सब पर्वतों का यहाँ पे क्या होता है, उत्थान होना शुरू हो जाता है, वलित पर्वतों का। तो इस प्रकार से और धीरे धीरे यहाँ के भी जो लैंड है, जो थल भाग है, वो खिसकने शुरू हो जाते हैं। तो एक चीज़ और, जब सारा चीज़ एक रूप था, सारा थल जो एक रूप था ना, उसको हम भौगोलिक साम्य रूपता यानी कि जिग्सॉ फिट बोलते हैं, जिग्सॉ फिट। जब विश्व का जो वर्ल्ड का सारा जो थल भाग जब एक था, एक रूप में था, तो उसको हम जिग्सॉ फिट बोलते हैं, यानी कि भौगोलिक साम्य रूपता। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको प्री मेंस के एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को भौगोलिक साम्य रूपता बोलते हो। अब जब धीरे धीरे प्लेटें खिसक रही हैं, और भी काफ़ी रीजंस हैं, और अर्थक्वेक आ रहा, तो और बहुत सारे रीजंस की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे पर्वतों का निर्माण होना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये थल भाग ना खिसकने लगा, और जैसे जैसे खिसक रहा है, अब ये तो पानी है, तो पानी को तो जहाँ जगह मिलेगा वो तो जगह लेगी ही। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये चीज़ें अलग होने लगी। और ये जो है हमारा तेथिस सागर वाला प्लेस है, ये तेथिस सागर वाला प्लेस है। और धीरे धीरे सारी चीज़ें, सारा जो लैंड भाग है, स्थल भाग है, अलग होना शुरू हो गया। कैसे कैसे अलग हुआ, तो जब यहाँ पर्वत उठेगा तो जाहिर सी बात है ये नॉर्थ पार्ट और ये साउथ पार्ट में डिवाइड होगा। अभी नॉर्थ पार्ट में यानी कि अंगारा लैंड में कौन कौन सा कॉन्टिनेंट मतलब है अभी स्थित, और कौन कौन सा गोंडवाना लैंड में स्थित है, वो भी हम देखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे यूरोप है, ग्रीनलैंड है, यूरोप है,
अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट, ये आपका इंडिया का कुछ पार्ट, इंडिया का नॉर्थ पार्ट है भारत, और ये नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड। इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो अंगारा लैंड की तरफ अलग हो गई। अब गोंडवाना लैंड की तरफ कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आए, तो ये भारत का जो डेक्कन पेनिनसुलर रीजन है, प्रायद्वीप भारत है, ये भारत का जो साउथ भारत है, साउथ इंडिया है, और मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाला जितना भी चीज़ है वो जो आ गया गोंडवाना लैंड की तरफ, प्रायद्वीपीय भारत। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उसके बाद अफ्रीका, साउथ अमेरिका। इस तरीके से चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे अलग होती गई। और जो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो वर्ल्ड का मैप है वो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे उसमें बदलाव आने शुरू हो गए। और अभी जो बदलाव होके जो मैप हम सामने देखते हैं, जो हम मैप रोज़ यूज़ करते हैं, तो वो मैप कभी इस तरीके का नहीं था। वो मैप कभी जो थल भाग था वो एक था, और धीरे धीरे उसमें बदलाव आने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो इस तरीके का हो गया। तो तब जाके जो है इस थ्योरी का, अब इस थ्योरी के बारे में पता कैसे लगा, कैसे जागरूक हुए लोग कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, रिसर्च करने के बाद कुछ कुछ चीज़ें पता चली। जैसे अगर आप अब देखते हैं तो जो हम पज़ल सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ पज़ल की तरह, इसका जो स्ट्रक्चर है, जब रिसर्च किया गया, इसका जो आकार है वो पज़ल की तरह दिखाई देता है कि ये आपस में जुड़ जाएगा। जैसे ये खाली क्षेत्र है तो लगता है कि इन चीज़ों को, इन दोनों को लाके हम यहाँ जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा। दूसरी चीज़, तो ये एक पज़ल की तरह लग रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स को अगर हम जोड़ेंगे आपस में तो ये जुड़ के एक हो जाएगा। पहली निशानी, पहली चीज़ ये रिसर्च से पता चला। दूसरा रिसर्च ये हुआ फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि वनस्पति और जीव। तो जब हम, और फॉसिल्स, जीवाश्म, तो काफ़ी पहले अगर कोई अगर थल भाग है तो यहाँ किसी प्रकार के जीवाश्म, फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें अलग हो जाएंगी तो जीव जंतु और वनस्पति उसी तरह सिमिलैरिटीज़ रहेगी, उस तरीके के ही जीव जंतु पाए जाते हैं। तो देखा जाता है कि ये वाले रीजन में जिस तरह के जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं वो इस रीजन में पाए जाते हैं। अगर जो मेडागास्कर वाले रीजन में जो जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं तो वो प्रायद्वीप भारत में। तो इस तरीके की सिमिलैरिटीज़ नज़र आई, इस तरह की समरूपता नज़र आई, तो जिससे लोगों में ये जागरूकता, ये भावना उत्पन्न हुई कि इन चीज़ों के बारे में रिसर्च किया जाए। तो लास्टली इन चीज़ों के बारे में रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये सारी जो चीज़ें एक पज़ल की तरह हैं जो कभी एक हुआ करती थी, और धीरे धीरे कुछ रीजंस की वजह से, प्लेटों के खिसकने की वजह से, या ज्वारीय बल, प्लवनशीलता या गुरुत्वीय बल, ये सब रीज़न की वजह से ये धीरे धीरे अलग हो गई। और अभी का जो हम वर्ल्ड मैप देख रहे हैं वो इस प्रकार का हो गया। तो आज जो है हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। कल जो है हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।